So hi guys, welcome to Edu Verma. Today in this video we will discuss Geography class 11th NCERT, chapter 2nd, the origin and evolution of the earth. So guys बुक में जो है पहले अर्थ का ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया है. हम सीक्वेंस में चलेंगे. पहले हम पढ़ेंगे द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. सो द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, तो वो है बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग को थ्योरी को ही एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जो कि प्रपोज की थी जॉर्ज लेमेट्रे ने 1927 में. अब बिग बैंग थ्योरी के पहले एक एविडेंस प्रोवाइड किया था एडविन हबल ने 1920 में थ्रू रेड से फिनोमेना यूज करके. उन्होंने ये बोला था कि जो अर्थ है वो एक्सपेंड कर रही है, जो गैलेक्सीज का साइज है और गैलेक्सी के साइज का डिफरेंस वो है एक्सपेंड कर रहा है. बट जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये हाइपोथेसिस इनको सपोर्ट नहीं की, क्योंकि अगर गैलेक्सी का साइज जो है इंक्रीज हो रहा होता तो सोलर सिस्टम का भी इंक्रीज होता है. अब मैं आपको बता दूं हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या डिफरेंस रहता है. हाइपोथेसिस एक एक्सप्लेनेशन होता है, एक एविडेंस होता है, जैसा एडविन हबल ने प्रोवाइड किया था. मतलब वो एक असम्पशन होता है बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा, जो सर्व करता है एज अ बेसिस फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए, अ, जो उनको लगता है. मतलब अब थ्योरी क्या होती है? थ्योरी एक कंफर्म एक्सप्लेनेशन होती है, जो कि एस्टैब्लिश होती है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस बाय साइंटिस्ट द्वारा. हाइपोथेसिस ही जब एकदम कंफर्म हो जाती है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सप्लेनेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, वही हाइपोथेसिस थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है. अब जो बिग बैंग थ्योरी था, उसके अकॉर्डिंग जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है वो तीन स्टेजेस में हुआ है. तो पहली जो स्टेज थी, बिगिनिंग में जो ऑल मैटर था पूरे यूनिवर्स का, वो एक सिंगुलर एटम में था, एक टाइनी बॉल में था, जिसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जिसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी और अनइमेजिनेबल स्मॉल, छोटा सा भी छोटा वॉल्यूम था. अब 13.7 बिलियन ईयर अगो, ये जो ईयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. हमारा बिग बैंग अकर हुआ, मतलब जो टाइनी बॉल था वो एक्सप्लोड हुआ. अब इसने बड़े एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, ह्यूज एक्सपेंशन. इससे क्या हुआ, एनर्जी जो है कन्वर्ट होने लगी मैटर में. अब जो एक्सप्लोजन हुआ उसके 3 मिनट बाद ही टेम्परेचर इतना ड्रॉप हुआ कि जो एक्सपेंशन की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होने लगे और सबसे पहला फर्स्ट एटॉमिक न्यूक्लियर बना हाइड्रोजन एंड हीलियम. फिर थर्ड स्टेज में क्या हुआ, अब मतलब पहले 13.7 बिलियन ईयर अगो एक्सप्लोजन हुआ, उसके 3 मिनट बाद फर्स्ट एटम न्यूक्लियर बना. अब 3 मिनट के बाद, 3 लाख ईयर, बिग बैंग के बाद 3 लाख ईयर के बाद टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो गया कि वो 4500 केल्विन तक पहुंच गया. और जो एटॉमिक न्यूक्लियर थी वो, उसको फुल्ली फ्लैश एटम बनने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन की जो जरूरत रहती है, वो टेम्परेचर इतना ज्यादा हुआ, ड्रॉप हुआ कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते थे फाइनली. तो फिर क्या हुआ, फाइनली फुल्ली फ्लैश एटम बना लास्ट स्टेज में. और तो जो हमारा यूनिवर्स था वो ट्रांसपेरेंट हुआ. यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ का मतलब है कि अब जो लाइट है वो फ्रीली ट्रेवल कर सकती है ओवर ग्रेट डिस्टेंस. अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के बारे में. बिग बैंग के बाद बिग बैंग के बाद और 5 से 6 बिलियन ईयर अगो फ्रॉम नाउ से फॉर्मेशन जो स्टार का था वो हैपन हुआ था, होना स्टार्ट हुआ था. अब अर्ली स्टेज जब यूनिवर्स का हो रहा था, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था, मैंने आपको बताया एक्सपेंशन हुआ बहुत ज्यादा. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था मैटर का और एनर्जी का वो सेम नहीं था. कई मैटर बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे, कोई स्लोली स्लोली एक्सपेंड कर रहे थे. तो हुआ क्या, कुछ के पास ज्यादा डेंसिटी रही, कुछ मैटर्स के पास वो ज्यादा डेंसिटी की वजह से उनके पास ज्यादा ग्रेविटेशन पुल रहा, और कुछ के पास कम डेंसिटी थी तो उनके पास कम ग्रेविटेशन पुल रहा. तो अब क्या हुआ, जो ज्यादा डेंसिटी वाले मैटर थे उन्होंने जो कम डेंसिटी वाले मैटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया. तो इससे क्या हुआ, एक अक्यूमुलेशन हुआ, मतलब मिक्स होना स्टार्ट हुए बड़े बड़े छोटे छोटे मैटर्स. तो इससे क्या हुआ, फॉर्म हुआ नेबुला. नेबुला क्या होता है, जो कंटेन जिसमें गैसेस हो, मैटर्स तो हो ही क्योंकि अक्यूमुलेशन हुआ, और डस्ट पार्टिकल्स हो. एंड नेबुला भी स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर मैटर्स ड्यू टू, अब जब ये भी अट्रैक्ट करने लगा मोर मैटर्स, तो क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ. प्रेशर की वजह से डेंसिटी इंक्रीज हुई, डेंसिटी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होने लगा. अब हाइड्रोजन हीलियम में कब कन्वर्ट होता है,
जब उसको अप्रोक्स 40 मिलियन केल्विन टेम्परेचर मिल जाए, तो इतना टेम्परेचर हो गया था। तो इसके वजह से क्या हुआ, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ तो फ्यूजन स्टार्ट हुआ। फ्यूजन आपको पता ही होगा, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स इनटू वन। अब क्या हुआ, इसके हीलियम के बाद मोर एनर्जी रिलीज हुई। बाय यूजिंग एनर्जी हाइड्रोजन फिर चेंज होने लगा, फ्यूजन कंटिन्यू चलता रहा, विच इंक्रीज ग्रुप ऑफ गैसेस बने और कोर का फॉर्मेशन हुआ। स्टार में कोर का, जैसे सन है उसका कोर बनना स्टार्ट हुआ, एंड फाइनली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। ड्यू टू दिस स्टार के पास खुद की अपनी हीट है, खुद की अपनी लाइट है। अब जो फॉर्मेशन हुआ, अ, जो स्टार जो फॉर्मेशन हुआ था, ये हुआ था डार्क एज में। मतलब मैंने आपको बताया ना कि बिग बैंग के बाद और आज से 5.6 बिलियन ईयर अगो, उसी को डार्क एज बोलते हैं। अब स्टार के फॉर्मेशन के बाद गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। हमारी गैलेक्सी मैंने आपको बताया था, हम हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। तो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? गैलेक्सीज होते क्या है, जो विच कंटेन मिलियन ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स। बाय द टाइम स्टार जो है ह्यूज क्वांटिटी में बने यूनिवर्स में, और जब स्टार एक दूसरे के क्लोजर आए तो एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर बन गया पूरी गैलेक्सी का। मतलब ऐसा गोल गोल डिस्क टाइप स्ट्रक्चर बन गया। अब गैलेक्सी को हम किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर में मेजर नहीं करते। उनकी अलग से एक पॉइंट मेजरिंग वो होती है, उसको कहते हैं लाइट ईयर। एक लाइट ईयर होता क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर। तो अगर हम लाइट ईयर, अच्छा पहले एक बात ये देखो, अगर एक इंडिविजुअल गैलेक्सी की हम बात करें उसका कितना डायमीटर होता है, तो वो होता है 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स। इतनी बड़ी होती है। और एक लाइट ईयर का अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, इतनी बड़ी होती है एक लाइट ईयर। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। अब जो प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ है वो भी 3 स्टेजेस में हुआ है, जैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन भी 3 स्टेजेस में हुआ है। तो पहले स्टेज में क्या हुआ, जब स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तो व्हेन द कोर फॉर्म हुआ तो डेंसिटी बढ़ी, प्रेशर बढ़ा, ग्रेविटेशनल पुल बढ़ा और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन चुका था। तो अराउंड स्टार विच जो जो डिस्क स्ट्रक्चर बना था वो रोटेट हो रहा था कंटिन्यूसली। अब रोटेट होने के बाद क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में बाय द टाइम द स्ट्रक्चर जो है कंडेंस हुआ, मतलब धीरे धीरे कंडेंस होने लगा। तो जो मैटर था अराउंड द कोर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, जिनको प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं। अब कैसे बना, बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन। कोहेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच सिमिलर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। समझ गए ना? अब स्टेज थर्ड में क्या हुआ, these large number of small planetesimals by process of accretion, मतलब coming together under the influence of gravitation to form large body। मतलब जिनकी ज्यादा ग्रेविटेशन थी उनने अपनी तरफ खींचा छोटे वालों को, जैसा कि स्टार्स के फॉर्मेशन में पढ़ा हमने। तो इसी तरह लार्ज बॉडीज बनी प्लैनेट्स। अब एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के पहले हम पढ़ लेते हैं जो हमने छोड़ा था, ओरिजिन ऑफ अर्थ, जो कि बुक में सबसे पहले डिस्कस हुआ है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में जो सबसे अर्लियर और पॉपुलर हाइपोथेसिस है वो है नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि इमैनुअल कैंट ने दी थी 1755 में। लेटर इसको रिवाइज किया था लैपलेस ने 1796 में। अब जो इमैनुअल कैंट थे इन्होंने कहा था जो अर्थ है और सोलर सिस्टम है form from a cloud of gas or just for nebula which collapse due to own gravity। अब इन 1900 में क्या हुआ, प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस को एक प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस हुई, किसके द्वारा, चैम्बरलिन और मॉर्टन के द्वारा। इसमें उन्होंने बोला प्लैनेट फॉर्म फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल कॉल। अब इन 1900 में एक प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस आया। किसने दिया, चैम्बरलिन और मॉल्टन ने। उन्होंने बोला तो जो प्लैनेट है वो फॉर्म हुए हैं फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स, जो कि हमने अभी पढ़ चुके हैं हम प्लैनेट्स के उसमें ओरिजिन में। प्लैनेट एस्टिमल इजेक्टेड हुए सन से, क्योंकि उनका एक कोलैप इनकाउंटर हुआ था अनदर स्टार से। मतलब जिन्होंने ऐसा बोला था प्लैनेट एस्टिमल बने क्योंकि सन का किसी अनदर स्टार से कोलैप्स से इनकाउंटर हुआ, इस वजह से प्लैनेटेस्टिमल बने छोटे छोटे। इन 1950 में क्या हुआ, अगेन नाइबुलर हाइपोथेसिस रिवाइज्ड की ऑटो श्मिथ रशिया वाले ने और कार्ल स्विजास्कर जर्मनी वाले ने। इन्होंने बोला सन सराउंडेड है सोलर नेबुला के, जो मोस्टली कंटेन करता है हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट और फ्रिक्शन और पार्टिकल के कोलाइजन के वजह से एक डिस्क लाइक शेप फॉर्म हुआ, और थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्रेशन, जो कि हम आगे पढ़ ही चुके हैं, ये वही सेम है। मतलब आप ये समझो,
प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, तो अर्थ भी तो एक प्लेनेट है ना? तो जैसे अदर प्लेनेट बने वैसे ही तो अर्थ बना अपना। तो बात तो एक ही है ना। अगर हम ओरिजिन अर्थ का सेपरेटली पढ़े और प्लैनेट्स का अलग से पढ़े तो बात तो एक ही है। प्रोसेस ऑफ एक्रेशन हुआ, आपको बताइए है, प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अब बात करते हैं जो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का एवोल्यूशन मतलब लिथोस्फेयर कैसे आया अर्थ में, एटमॉस्फेयर कैसे आया, हाइड्रोस्फेयर कैसे आया। सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फेयर की। अब देखो, पहले जो हमारा अर्थ था वो एक बैरन, रॉकी और हॉट ऑब्जेक्ट था, जिसमें बहुत ही कम, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोजन और हीलियम जो पहले एटम्स थे वही। एवोल्यूशन अपना स्टार्ट हुआ 4600 मिलियन ईयर अगो में। अ, अब कैसे हुआ लिथोस्फेयर का? देखो, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ डेंसिटी, जो टेम्परेचर था अर्थ के इनसाइड वो बढ़ा, ड्यू टू मटेरियल इनसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी स्टार्ट सेपरेटिंग। इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। होता क्या है, जब मटेरियल्स डेंसिटी, अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग एक दूसरे से सेपरेट होने लगे, तो जो हैवी मेटल्स थे, मटेरियल्स थे, जैसे आयरन हुआ, वो सेंटर में जाने लगे, और लाइटर्स जो थे वो ऊपर आने लगे, कोर में जाने लगे, और लाइटर्स वाले ऊपर आने लगे। बाय द टाइम जब अर्थ सरफेस कंडेंस हुआ, कूल हुआ, विच लेड टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द सरफेस, अर्थ क्रस्ट बन गई। जब सॉलिडिफाई हुआ तो अपनी जो है क्रस्ट बन गई। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मून। मून की फॉर्मेशन के लिए भी एक थ्योरी है, जिसको बोलते हैं जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी, जो कि 4.5 मिलियन ईयर अगो हुआ था मून का फॉर्मेशन। अब था क्या इस थ्योरी में, कि एक मार्स साइज का एक प्लेनेट था जिसका नाम था थिया, वो अर्थ से कोलाइड किया था। ड्यू टू दिस बिग धमाका हुआ सोलर सिस्टम में। और इन दोनों को जब उन लोग कोलाइड हुआ तो बहुत सारा मलबा, डेब्रिस निकला, और इन दोनों का ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ जो जो डेब्रिस था दोनों का, यही अर्थ के चारों तरफ रोटेट करने लगा, और इसी यही डेब्रिस जो है कन्वर्ट हुआ मून में। अब ड्यू टू जाइंट इम्पैक्ट के बाद जो अर्थ थी वो अगेन हीट हुई, और फिर अगेन डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई, और अगेन क्रस्ट क्रस्ट फॉर्म हुआ। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। पहले स्टेज में क्या हुआ, अ, जो सोलर विंड थी यंग सन की जो सोलर विंड थी, पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना नहीं था कि वो प्रोटेक्ट कर सके अर्थ को हार्मफुल रेज से। बट जो प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर था अर्थ का, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, वो स्ट्रिप्ड अवे हो गया, चला गया इनके वजह से, क्योंकि इतनी तगड़ी सोलर विंड। प्रिमोडियल का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग पहले से ही जो एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन और हीलियम का, वो चला गया। अब सेकंड स्टेज में क्या हुआ, अर्थ का क्रस्ट सॉलिडिफाई होने लगा। सॉलिडिफाई हुआ, क्रस्ट तो सॉलिडिफाई हो गया था, बट इंटीरियर जो था इतना हॉट था कि उसमें डीगैसिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। डीगैसिंग क्या होती है, ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ अर्थ, गैस वाटर वेपर रिलीज हुए फ्रॉम इंटीरियर, ठीक है। अब ड्यू टू दिस, जो हमना हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर आया, क्योंकि अंदर से गैसेस और वाटर वेपर रिलीज हुए, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ गई थी, अंदर इतना हॉटनेस हो गई थी। तो इसी वजह से जो हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें क्या क्या चीजें थी, वाटर वेपर था, नाइट्रोजन था, CO2 था, मीथेन था, अमोनिया था, और लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन था। ड्यू टू इंटीरियर हॉट वेरियस वॉल्केनिक eruption हुए, which led to the release of various gases into earth atmosphere. अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ, आफ्टर डीगैसिंग प्रोसेस, CO2 प्रेजेंट इन ऑस्मोटो, CO2 आया, जो कि ओशियन प्लांट्स थे, इवॉल्व देयर, उन्होंने CO2 लिया और ऑक्सीजन रिलीज किया। ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज हुआ एटमॉस्फेयर में। अब हाइड्रोस्फेयर के एवोल्यूशन की बात करते हैं। जब अर्थ अपना कूल हुआ, दो वाटर वेपर था स्टार्ट गेटिंग कंडेंस, एंड ड्यू टू दिस प्रेसिपिटेशन हुई, रेन हुई। अब जब प्रेसिपिटेशन हुई तो जो CO2 था वो डिसॉल्व होने लगा रेन वाटर में, और टेम्परेचर इतना कम हुआ कि फिर कंडेंसेशन हुई और फिर रेन हुई। अब रेन वाटर जो कलेक्ट होने लगा डिप्रेशन में, डिप्रेशन मतलब जो एरिया जो गड्ढा टाइप का, तो उसमें जब कलेक्ट होने लगा तो वो ओशन बने। तब से ओशन हमारे हुए थे 4,000 मिलियन ईयर अगो पहले। अब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, लाइफ बिगिन टू इवॉल्व ऑन द अर्थ। अर्थ इज 100 मिलियन ईयर अगो, 3800 मिलियन ईयर अगो, अराउंड 2,500 से 3,000 मिलियन ईयर अगो फ्रॉम प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ था। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन लेवल ओशियन में बढ़ा और बिगिन टू फ्लड टू एटमोसफेयर। इतना बढ़ गया ओशियन में कि वो उनको एटमोसफेयर पे आना शुरू हुआ, जहां पर लिथोस्फेयर मतलब लैंड, एटमॉस्फेयर मतलब एयर,
हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर मिल जाए, वहां पे बायोस्फीयर बनती है, वहां पर लाइफ ओरिजिन होती है। मतलब इंसान वहां पे जी सकता है जहां पे उसको लिथोस्फीयर मिल जाए, लैंड मिल जाए, एयर मिल जाए सांस लेने के लिए, और वाटर मिल जाए पीने के लिए, बाकी सब काम करते हैं जिंदा रहने। लाइफ ओरिजिनेट हुई थी फर्स्ट टाइम ओशियन में, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, थ्रू केमिकल रिएक्शन। अब यही रहा पूरा चैप्टर गाइस। अगर आपने क्लास 11th एनसीईआरटी के पहले के जो बेसिक्स एनसीईआरटी हैं, जैसे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 9, वो आपने नहीं पढ़े, तो मेरे चैनल में आपको क्लास 6 एनसीईआरटी की सीरीज मिल जाएगी जो कि ऑनगोइंग है। यहाँ पे आपको वीडियो शो हो रही होगी। आप इस वीडियो पे क्लिक करके पूरे वीडियोस देख सकते हैं, सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। So if you guys like the content, please like the video, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Thank you guys. Have a nice day.